गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आर्थिक मंदी के स्वरूप और कारण के विषय में बताया था। आज हम लेंगे आर्थिक मंदी के परिणाम। तो पहला है मौद्रिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप विश्व मौद्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विश्व के अधिकांश राज्यों की मुद्राएं स्वर्णमान पर आधारित थीं। स्वर्ण के भंडारों के शरण मुद्रा के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से मुद्रा की स्वर्ण पर निर्भरता समाप्त करनी पड़ी। अनेक देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर विश्व प्रतियोगिता में स्वयं के टिक रहने का प्रयत्न किया। घरेलू स्तर पर स्फीति पैदा कर वस्तुओं के दाम संभालने का प्रयत्न करना पड़ा। अंत में जब फ्रांस, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया तो सितंबर 1937 में स्वर्ण मान का अस्तित्व ही अंतिम रूप से समाप्त हो गया। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप रजत और स्वर्ण मान का परित्याग करना पड़ा तथा विभिन्न मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ। भविष्य में प्रतीकात्मक मुद्राएं चलानी पड़ी। संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था में यह क्रांतिकारी परिवर्तन था। नेक्स्ट, दूसरा है संरक्षणवाद का विकास। आर्थिक संरक्षणवादी नीतियों ने आर्थिक मंदी को जन्म दिया तो इसके परिणाम स्वरूप भी संरक्षणों का और विस्तार हुआ। अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने हेतु ऊंचे तट कर अपने उद्योगों, कृषि आदि क्षेत्रों को अनुदान आदि की संरक्षणवादी नीतियों का और विकास हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निर्बाधता पर अंकुश लगा। मुक्त व्यापार अब एक कल्पना ही रह गई। नेक्स्ट है तात्कालिक आर्थिक समस्याएं। आर्थिक मंदी की चक्राकार गतियों ने अनेक आर्थिक दुष्प्रभाव उजागर किए। इनमें से अनेक इसके कारण और परिणाम दोनों थे। उत्पादन में कमी, सरकारी बजट में घाटा, करों में वृद्धि, बेकारी, शेयर मूल्यों में कमी जैसे निकटलक्षी प्रभाव स्पष्टतः द्रष्टव्य हैं। ब्याज दर में भी कमी आई। बेरोजगारी निवारण के लिए भत्ता देना प्रारंभ किया गया। ये सब तात्कालिक परिणाम थे। नेक्स्ट है द्विपक्षीय समझौतों की प्रधानता। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बड़ी बड़ी योजनाओं के स्थान पर सीधे सौदे के आधार पर दो दो राज्यों के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों का दौर प्रारंभ हुआ। इस नीति का अनुसरण करने में ग्रेट ब्रिटेन ने नेतृत्व किया। उसने अर्जेंटीना, स्कैंडिनेविया और बाल्कान देशों, सोवियत संघ और पोलैंड से ऐसे समझौते किए। फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड के साथ प्रतिरक्षात्मक व्यापार समझौता किया गया। अन्य राज्यों ने भी पारस्परिक हितों पर आधारित द्विपक्षीय समझौते या क्षेत्रीय हित संवर्धन का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है अधिनायकवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक समस्याओं से ग्रसित विभिन्न राज्यों की जनता के कोप का भाजन तात्कालिक सरकारों को बनना पड़ा। लोगों ने अपने कष्टों का कारण तात्कालिक सरकारों को माना। अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक परंपरा सुदृढ़ थी वहां चुनावों में सत्तारूढ़ दलों को पराजित कर जनता ने अपना आक्रोश प्रकट कर दिया। ऐसे प्रभाव विभिन्न देशों पर पड़े, परंतु जो सर्वाधिक घातक प्रभाव पड़ा वह असंतुष्ट राज्यों की असंतुष्ट जनता द्वारा अधिनायकवादी शक्तियों को प्रोत्साहित करना था। आर्थिक मंदी की बैसाखी के सहारे ही हिटलर का नाजी दल जर्मनी में सत्तारूढ़ हो सका। अतः यह आर्थिक मंदी का चरम प्रभावकारी प्रतिफल था। इटली की फासिस्ट शक्तियों को भी इसने शक्तिशाली बनाया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, यूगोस्लाविया, पोलैंड, पुर्तगाल, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देशों में भी किसी न किसी रूप में अधिनायकवाद को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है सैनिकवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक मंदी का एक और दुष्परिणाम सैनिकवाद और साम्राज्यवाद के विकास के रूप में प्रकट हुआ। आर्थिक मंदी द्वारा उत्पन्न दबावों का मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, अबिसीनिया पर इटली के आक्रमण और ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया संबंधी जर्मन साम्राज्यवादी गतिविधियों पर कुछ असर अवश्य ही पड़ा। नेक्स्ट है आर्थिक राष्ट्रवाद और राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। आर्थिक मंदी के उपचार के रूप में राजकीय नियंत्रणों का जो उपक्रम प्रारंभ हुआ वह स्थायी प्रवृत्ति बन गई। मंदी से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम किया जाता था। मंदी के दौरान और उसके पश्चात सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया। कई राज्यों द्वारा मुद्रा नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, उत्पादन, वितरण, पूंजी विकास, निवेश जैसे आर्थिक विषयों पर भी राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। केन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी पूंजी व्यवस्था के लिए सरकारी हस्तक्षेप
उचित ठहराया तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने हेतु सरकारों को सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। सरकारों ने ऐसे उपाय किए भी। आर्थिक मंदी के बाद नियंत्रित पूंजीवाद उभरा। आर्थिक राष्ट्रवाद ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर विपरीत प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति और निशस्त्रीकरण पर वज्राघात। 1924 से 1929 के बीच का युग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सौहार्द और सद्भाव का समय था। फ्रांस जर्मनी के मध्य विश्व युद्ध जनित कटुता में कमी आई। डावेस योजना और यंग योजना ने क्षतिपूर्ति की जटिल समस्या को सरल बनाया। लोकार्नो समझौते ने आपसी समन्वयवादी भावना का परिचय दिया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ की परिषद का सदस्य बना लिया गया। अस्त्र शस्त्रों की होड़ रोकने हेतु अनेक प्रयत्न हुए। इस युग में सोवियत संघ के प्रति भी कटुता में कुछ कमी आई। शांति, सौहार्द, समृद्धि और सहयोग का विश्व वातावरण बहुत प्रेरक था, परंतु आर्थिक मंदी ने सब चौपट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को दूर करने, विनिमय स्थिर करने, अंतर सरकारी ऋण समस्या का समाधान करने और राष्ट्रों के बीच आर्थिक सद्भावनाएं और मित्रता बहाल करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया। नेक्स्ट अगला परिणाम है राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर आघात। आर्थिक मंदी के दौरान अपनी निष्प्रभावी, निस्तेज और ढुलमुल नीतियों के कारण राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को आघात लगा। उनकी प्रभावशाली भूमिका नहीं रही। उनके ही अनुसार 1933 में जहां एक और आर्थिक बादल फटना प्रारंभ ही हुए थे, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक क्षितिज पर कालीमा छाती जा रही थी। मंचूरिया संकट, अबिसीनिया संकट और चेकोस्लोवाकिया कांड के समय राष्ट्रसंघ की छवि प्रस्ताव पारितकर्ता और भाषणदाता निकाया की ही बनकर रह गई। नेक्स्ट अगला परिणाम है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण। संकुचित आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद, पुनर्शस्त्रीकरण, अधिनायकवाद और सैन्यवाद तथा साम्राज्यवादी भावनाओं को आर्थिक मंदी के दूरलक्ष्मी परिणामों के रूप में देखा जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों या कारणों ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार की, हमें द्वितीय विश्व युद्ध के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये थे आर्थिक मंदी के परिणाम।